हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसीएफ के संपूर्ण टेस्ट को, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और कृषि और वानिकी के संपूर्ण 150 प्रश्नों को फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। हमने पहले ही 2 टेस्ट एसीएफ का लोड किया है, आप उसे देखिए। बहुत ही आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है उसमें। अब इसी प्रकार से हमने 150 का ये टेस्ट सेट 3 है, जिसके अंतर्गत 150 प्रश्नों को हम देखेंगे। खूब से खूब आप 70 या 80 प्रश्न इसमें करने की कोशिश करेंगे। 50% से अधिक यदि आपका प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा आपका माना जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर एसएफ का जो है यह पेपर 2 है, जिसके अंतर्गत साइंस के 3 क्षेत्र आते हैं और कृषि वानिकी के साथ टेक्नोलॉजी और पर्यावरण भी इसमें रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी के मार्गदर्शन में पहला जो है क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः बना होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है मुख्यतः बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N2 अणु में बंद क्रम है। बंद क्रम का मतलब यह होता है कि अपनी संयोजीबंध कितने अणु लेकर, नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 होता है, उसका आप 2 और 5 करेंगे। उसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से 8, N का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक विघटन होता है क्या कहलाते हैं। सभी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक विघटन होता है वह उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय या उष्मा शोषी अथवा उष्माक्षेपी कहलाती हैं। N2 3CH2 2NH3 का उष्मा के लिए है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि Kp = Kc RT का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपको सभी युग्मों को संचालित करना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सुमिलित नहीं है, इसमें आपको बताना है। 5 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड, यह क्या है कथन गलत है, जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और HSO3- का संयुग्मी क्षार होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। 6 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आदर्श गैस के 2 मोल निर्वात में स्वतः प्रसारित हो जाते हैं तो किया गया कार्य होगा। 7 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो 8 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि पारा, वाष्प तथा आर्गन। पारा तथा वाष्प आर्गन जो होता है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में होने वाले वस्तु जो होता है वह पारा एवं आर्गन होता है, जिसके माध्यम से वह प्रदीप्त उत्पन्न होता है। मोती बना होता है, किससे बना होता है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि CaCO3 से बना होता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीलेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कठोरतम धातु है सोना, लोहा, प्लेटिनियम, टंगस्टन में 10 का ऑप्शन ए होगा। सोना जो है सबसे कठोरतम धातु है, ठीक है। कठोरतम धातु सोना, 10 का ए लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है पर आप याद रखेंगे, ठीक है। सोना सबसे कठोरतम धातु है। तीसरे और चौथे समूह में इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, प्लेटिनियम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इसे हमें सहयोग करेंगे इसका ऑप्शन देने का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा, यानी कि बेसिक और एसिडिक के जो होता है उसका गुणधर्म होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सब लोग जानते होंगे, 24 कैरेट का होता है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है और धातु सोडियम वायु प्रभावित होने के गल जाती है, तो 13 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए सही है, आर गलत है, ठीक है। इसमें देखिए मिलाने के लिए आपको दिया गया है हीरा, तो हीरा किससे मिलता है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। हीरा जो होता है वह कार्बन का अपरूप होता है। संगमरमर में जो होता है वह कैल्शियम पाया जाता है। बालू जो होता है वह सिलिकॉन से बनता है और माणिक्य में जो होता है वह आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बों की पुर्जों में काम लाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि एल्युमिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम धातु को, इसका राइट ऑप्शन होगा, ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया जो होता था वह जीवाणु के द्वारा ही होता है, जिसे हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु के नाम समझाते हैं। वृक्षों से प्राप्त किया जाने वाला प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है, तो जो वृक्षों से प्राप्त किया जाता प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक जो होता है वह
प्रीन होता है, राइट ऑप्शन होगा। मेरे साथ आप टेस्ट देते चलेंगे, कमेंट में हमें बताएंगे कितने क्वेश्चनों का आपने सही किया है। कम से कम 150 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चनों को आप हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छा सफलता सुनिश्चित हो सके। 50% या 55% आपको लाने होंगे, तभी एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और हमारे साथ टेस्ट आप देते चलें, अपने मन में सोचते चलें, देखते ही आपको माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अम्लीय वर्षा का 70% भाग क्या होता है, आपको माइंड में क्लिक किया होगा। इसका राइट ऑप्शन बी का सी हो जाएगा। H2SO4 जो होता है अम्लीय वर्षा का 70% पाया जाता है। कौन सी धातु जलीय प्रदूषक होती है तथा जिसके मनुष्यों में बंध्यता होती है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि मैग्नीशियम जो धातु है जो जलीय प्रदूषक होती है जिससे कि मनुष्य में बंध्यता का रोग उत्पन्न हो सकता है। वायुमंडल के थर्मोस्फीयर में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि वायुमंडल के थर्मोस्फीयर में कौन कौन से रासायनिक यौगिक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा डी नंबर, यानी कि O3 O2+ और O2, यह जो होता है वायुमंडल में थर्मोस्फीयर में उपस्थित रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब हम फिजिक्स के 22 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, 4 धात्विक चालकों की निम्न आकृतियां हैं, तो 23 का इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो 23 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 23 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, गोला। ठीक है, गोला यदि इसे कुछ चालक के आधार पर रखा आवेशित किया जाए तो किसी लंबे समय तक आवेश रहेगा, तो वह गोला में रहेगा, क्योंकि वो घूमता रहेगा और उसमें से धातुओं के जो चालक है वह व्यर्थ नहीं जा पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात होगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका त्वरण का अनुपात क्या होगा, त्वरण का अनुपात ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही का संबंध इसमें बताइए। इस प्रकार से जूल दिया है और जूल का वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, कूलाम का जल इंटू वोल्ट होता है, इसमें कौन सा सही मात्रक है। तो 25 का ये ऑप्शन करेक्ट है, जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट होता है। यदि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो स्थिर विद्युत ऊर्जा का घनत्व समानुपाती होगा। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन, ई का स्क्वायर होगा। एक आदर्श चालक के समीपवर्ती बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई होता है, 27 का करेक्ट सी होगा, यानी सतत के लंबवत पाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोधक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 6/5 ओम है। उनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2M होगा। 28 का इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 3 ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेकोलॉजी है। क्रेकोलॉजी है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि मानव की सुंदरता का अध्ययन क्रेकोलॉजी कहलाता है। परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि परमाणुवाद का सर्वप्रथम जनक जिसे माना जाता है वह राइट ऑप्शन होगा सी, डाल्टन को माना जाता है। यदि एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 31 का इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, R अपॉन ठीक है n होगा। ठीक है, इस प्रकार से 4M 6M और 12M के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, तो 32 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2M होगा। इसे समीकरण से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसका नियम को देखेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 33 का सी, यानी कि विभवांतर का नियम है। ठीक है, किरचॉफ का जो नियम होता है वह किसका नियम है, तो विभवांतर का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम विभवांतर की नियम है। ठीक है, कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका प्रतिरोध होगा, 34 का डी ऑप्शन होगा, यानी कि लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होगा। आपको फास्ट क्वेश्चन को पढ़ना होगा और आंसर भी देना होगा, क्योंकि एग्जाम में मात्र 2 घंटे में 150 प्रश्न करने होंगे, जिसमें आपको सही कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन भी करना होगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छा सफलता प्राप्त कर सकें। 2 घंटे समय दिए जाएंगे फर्स्ट पेपर क्वेश्चन के लिए, जिसमें भी 150 प्रश्न होंगे, और इसी प्रकार से पेपर 2 के लिए भी 150 प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण रूप से हल करने होंगे। कम से कम आपको फर्स्ट पेपर में 60% और सेकेंड पेपर में 55% अंक अर्जित करने होंगे, ताकि आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर पाएँ। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा, 36 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि शून्य जो होता है वह आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध माना जाता है। किसी परिपथ के कुल धारा का 5% भाग गैलोनोमीटर से प्रभावित होता है। यदि गैलोनोमीटर का प्रतिरोध हो तो उसे शंट का मान कहते हैं। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि G/19 होता है। वोल्टामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वोल्टामीटर का जो उपयोग है वह विद्युत आवेश के मापन में किया जाता है। याद रखेंगे कि वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत आवेश के मापन में किया जाता है।
इस प्रकार से 36 ओम प्रतिरोध की धारामापी को 4 एम का शंट लगाकर एमीटर से परिवर्तित किया जाता है। तो धारामापी से प्रभावित कुल धारा का भाग क्या होगा? तो 39 का इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? 39 का राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1/10 होगा, 1/10 होगा। यदि वस्तु का फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखा हो तो 40 का इसमें करेक्ट होगा ए ऑप्शन, यानी वक्रता के केंद्र के बाद बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र में रखा होगा अवतल दर्पण के तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? तो 41 का इसका राइट ऑप्शन ये होगा, वस्तु के समान ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समतल दर्पण का जो है मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी 1 होता है। आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र पूछा गया है, इसका ए होगा, यानी कि Q बराबर NE जो होता है वे आवेश का फुल फॉर्म सूत्र होता है। अब बायोलॉजी के 22 प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन विखंडन बढ़ जाता है यदि क्या हो? 44 का ऑप्शन डी होगा, यदि जो है इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जिन संकेत करता है। जिन क्या संकेत करता है? तो 45 का ऑप्शन होगा इसमें, जिन संकेत करता है ए, यानी कि डीएनए का एक भाग है। ठीक है, जिन संकेत करता है डीएनए के एक भाग होता है। नेक्स्ट इनमें कौन सा वृद्धि रोधक है? तो 46 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि एबीए एक वृद्धि रोधक है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि पारुविक अम्ल होता है। पारुविक अम्ल जो होता है वह ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद माना जाता है। बौमन स्फुट निम्न में से किसका भाग है? तो 48 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि यह नेफ्रॉन का भाग माना जाता है। और यहाँ पर काउपर ग्रंथि का सत्रावण क्या करता है? तो 49 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि अम्लीयता का उदासीकरण कॉपर ग्रंथि का सत्रावण द्वारा किया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का क्रम होता है तो 50 का इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 100 होता है। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड होता है। ग्राफियन पुटिकाएँ कहाँ होती है? तो 52 का इसमें करेक्ट होगा, 52 का इसमें करेक्ट आपका होगा 52 का करेक्ट सी होगा, यानी कि मनुष्य के अंडाशय में ग्राफियन पुटिकाएँ पाई जाती है। कई कॉस्पिड शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बाई कास्पिड शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, हृदय में कपाट और स्तनी में दांत की सतह के लिए बाइकास्पिड शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में नाड़ी दर होती है तो मनुष्य में नाड़ी दर क्या होता है? इसका 54 का बी हो जाएगा, यानी कि 72 होती है। ठीक है, सामान्य वयस्क मानव में लाल रुधिकरणों का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि बोन में होता है। बोन में लाल रुधिकाणु जो होते हैं उनका निर्माण बोन में होता है। 55 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। रुधिर वर्ग स्थापित होता है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 56 का इसमें करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लाल रुधिरिकाणु की झिल्ली से जो होता है रुधिर वर्ग को स्थापित किया जाता है। सोडियम एवं जल का पुनर्वसर्षण सबसे अधिक होता है तो 57 का इसमें करेक्ट आपका क्वेश्चन होगा ए ऑप्शन के हेनले के लूप में जो था हेनले के लूप में सोडियम और जल का पुनर्वसर्षण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि वृक्क पर उपस्थित ग्रंथि है तो वृक्क पर उपस्थित ग्रंथि का नाम होता है एंड्रेनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो वृक्क पर उपस्थित होता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, मलिपिंघम होता है तो 59 का इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन, यानी कि बोमन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस जो होता है वह मलिपिंघम में होता है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका के संबंध में असत्य है। जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका के बारे में क्या आ सकता है भाई? तो 60 का इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, कोशिका वाल होगा। ठीक है, केसिन क्या होता है? ये केसिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन होता है। 61 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। निःश्वसन की अवस्था में डायफ्राम क्या करता है? निःश्वसन की अवस्था में डायफ्राम क्या होता है? सिकुड़ता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? सभी लोग जानते होंगे। 63 का आपका राइट ऑप्शन ये होगा, 38 ATP ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 38 ATP, एटनोसोट्रोपिन प्रोटोकॉल। ठीक है, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है उसे हम पलीहा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। क्लिप बोर्ड के कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है तो Ctrl+V यानी कि पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। त्रिवेंद्र अवस्थम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। 76 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन होगा। रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से जो है त्रिवेंद्र अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन भी करेक्ट है। उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास में भी त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। भारत में आणविक ऊर्जा
भारत में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत में परमाणु आणविक ऊर्जा का स्थापना 1948 में हुआ था। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी केरल से। केरल, थुम्बा कहाँ पर स्थित है? केरल में एक स्थान है जहाँ से रॉकेट छोड़ने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसे सोलर सेल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा होता है। जीवाश्म ईंधन शामिल नहीं है, तो इसमें जेट्रोफा एक जीवाश्म ईंधन इसमें शामिल नहीं है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिक रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। 81 का इसमें करेक्ट होगा ए ऑप्शन, यानी कि विलयन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, किसानों को उसकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों का ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित होता है। तो इसमें 82 का आपको बताना है, 82 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि प्राथमिक जो है कृषि सहकारी समितियाँ, व्यावसायिक बैंक, RRBS और गैर सरकारी जो है उधारदाता के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, धान का भूसा फुदका कौन सा रोग फैलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी धान का घासी स्टेन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म विषाणु वाहक सही सम्मिलित है? तो 84 का इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि आलू का पर्ण संकुचन एफिड जो होता है यह एक विषाणु वाहक रोग है। ठीक है, आउटपुट के माध्यम है, तो सभी लोग जानते होंगे कि स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, इसमें आउटपुट किसके द्वारा होता है? तो प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अब इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है। तो 86 का डी ऑप्शन होगा, शांत घाटी बाबा आमटे क्या है? यह सुमिलित नहीं है। ठीक है, एप्को आंदोलन जो होता है हेंगड़े, पी हेंगड़े। चिपको आंदोलन है यस बहुतगुड़ा। नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, ये सभी क्या हैं? सही है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखा नहीं गया है? कब से देखा नहीं गया है तो उसे विलुप्त माना जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 50 वर्षों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत स्थिर होता है? 88 का राइट ऑप्शन बी होगा, यानी के चयनित। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना निम्न संगठनों से होती है? किसके संगठनों से होती है जो होता है पारिस्थितिक तंत्र का संरचना? 79 का डी ऑप्शन होगा, यानी कि जैविक, अजैविक तथा इसमें वायु भी होता है। ठीक है, इसमें पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में जैविक, अजैविक तथा वायु का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग नहीं, इसमें संरचना में सम्मिलित होते हैं, इसके संगठक होते हैं, ऊर्जा इसमें नहीं होता है। सही खाद्य श्रृंखला को बताइए। दूब, घास, टीडा, मेंढक, सर्प और मोर, इसमें कौन सा खाद्य श्रृंखला आपको दिख रहा है? तो 90 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, यानी कि चारा गाही खाद्य श्रृंखला, इसका ए ऑप्शन होगा। कमेंट कर में बताएं कितने क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। स्वतंत्र जीवी मृदा में उपस्थित जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है निम्न में से किस वंश का होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 91 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर जो होता है वह स्वतंत्र जीवी होता है जो मृदा में उपस्थित जीवाणु को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है। और निम्न में से किस वंश का सदस्य है? तो यह एजिटोबैक्टर वंश का सदस्य है। ठीक है, इसमें राइजोबियम भी कन्फ्यूजन होता हुआ, लेकिन इसका राइट ऑप्शन बी होगा, एजिटोबैक्टर होगा। 91 का बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सभी लोग जानते होंगे सर्वाधिक जैव विविधता वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, किसी समुदाय के अंतर्गत जाति की विविधता कहलाती है? आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा विविधताएँ होती हैं, और उसमें जाति की विविधता कहलाती है। जाति को जो दर्शाया जाता है किसके द्वारा? अल्फा के द्वारा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, अल्फा के द्वारा जाति विविधता का उल्लेख किया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। कौन सा स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से? जैव विविधता बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो 94 का राइट ऑप्शन ये होगा। पश्चिमी घाट में जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में 4 हॉट स्पॉट है, उन सभी हॉट स्पॉटों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, इसलिए अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वह क्या करती है? ओजोन परत को रोकती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी होती है क्योंकि वह सूर्य की जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ठीक है, इसका ऑप्शन 95 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऊंचाई के क्रम के निम्नलिखित सभी को घटता क्रम बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का आपको क्या करना है? घटता क्रम बताना है। घटता क्रम का मतलब ये होता है सबसे ऊंचे से स्टार्ट करते हुए हमें सबसे कम की ओर चलना है, घटते क्रम। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि इसमें थर्मोस्फीयर सबसे ऊपर होगा, उसके बाद मेसोस्फीयर होगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होगा, फिर आता है ट्रोपोस्फीयर। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। 96 का बी ऑप्शन
करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? 97 के ऑप्शन होगा। वृक्षारोपण करना हरित राजमार्ग का लक्ष्य है। आजकल वातावरण में CO2 की जो है संगम की ppm क्या हो गया है? 400 जो है ppm हो गया है, आप सभी लोग जानते होंगे। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक सिलिया के कार्य को अवरुद्ध करता है? वायु प्रदूषक सिलिया के कार्य को अवरुद्ध करता है। 99 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है एक वायु प्रदूषक है जो सिलिया के कार्य को क्या करता है? प्रभावित करने का कार्य करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि जिनमें मछलियों को संक्रमित थी किस पदार्थ का अधिक के कारण हुआ था? सभी लोग जानते होंगे कि जापान में जो होता है पारा एक महत्वपूर्ण रूप से एक तत्व है। मिनी माता रोग पारा से ही मरकरी के द्वारा होता है जिसमें मछलियां संक्रमित थी, जिसके खाद्य पदार्थ से जापान में 1953 में होने वाले मिनी माता का रोग जो हुआ था वह पारा से हुआ था। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सभी लोग जानते होंगे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? 101 का इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है। पर्यावरण अक्षांश में प्रमुख भाग है 102 का इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, 102 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि आकलन यानी कि असेसमेंट जिसे हम आकलन कहते हैं, और दूसरा होता है वेरिफिकेशन जिसे हिंदी में पुष्टि करते हैं। यानी कि पर्यावरण का अक्षेकण में जो प्रमुख भाग होता है वह असेसमेंट होता है और वेरिफिकेशन होता है। निम्न में से किसके द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? 103 का इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ओजोन को एक द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो प्रदूषण से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण में कम से कम पर्यावरण में 22 में से 22, टेक्नोलॉजी में 22 में से 22 लाइएगा, और इस जो पेपर है इसमें कम से कम 55% से 60% कवर करने की कोशिश करेंगे। 70 से 80 से 90 क्वेश्चन भी यदि आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता में काफ़ी आपका सहयोग होगा। माइनस मार्किंग से बचते हुए आपको सही क्वेश्चन लगाने होंगे। 104 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि देहरादून इसका राइट ऑप्शन होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे कि विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय गेहूँ, अब हम एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें 22 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय गेहूँ में उपस्थित जीन होता है 106 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यानी कि C1 C2 होता है। गेहूँ बोने की गहराई क्या होती है? 107 का सी ऑप्शन होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे बोया जाता है। आधुनिक कृषि विज्ञान का जनक कहा जाता है, 109 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लंच पहला प्रोजेक्ट है, लंच पहला प्रोजेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि इटाया पायलट प्रोजेक्ट जिसे लंच पहला प्रोजेक्ट माना जाता है। बुल्क डेंसिटी अधिक होता है कि इसमें 111 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि सैंड में क्या होता है? बुल्क डेंसिटी अधिक होता है। बुल्क डेंसिटी किसमें अधिक होगा? तो सैंड में होगा। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है जबलपुर में, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है। नेक्स्ट है भारत का गौरव फल है, भारत का गौरव फल किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन होगा, भारत का गौरव फल आम फल है जिसे राष्ट्रीय फल के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन में ब्लैक आर्म बीमारी होती है, किसके द्वारा होता है? कॉटन में ब्लैक आर्म बीमारी होता है, यह जो होता है वह जीवाणु के कारण ब्लैक आर्म बीमारी कॉटन में पाया जाता है। भारतीय कपास का नाम क्या है? तो भारतीय कपास का जो नाम है उसे हम बोरियम कहते हैं। भारतीय कपास का नाम क्या है? अर्बोरियम है। 2-3 बार इस वीडियो को आप देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा। ब्रिक्स के नाम से कई क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। 16 का ब्रिक्स के नापते हैं, राइट ऑप्शन भी होगा, जिसे TSS के नाम से हम जानते हैं। धान का सर्वाधिक उत्पादक देश है, धान का सर्वाधिक उत्पादक देश है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, चीन है। उसके बाद भारत के स्थान आता है। आलू का सबसे हानिकारक रोग, आलू में कौन सा हानिकारक रोग पाया जाता है? आलू में हानिकारक रोग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लेट ब्लाइट के नाम से समझाते हैं। कंचन किसकी किस्म है? कंचन किस्मी किस्म है, इसका 119 का आपका ये ऑप्शन होगा, यानी केला का जो है। नेक्स्ट है मिल्पा और क्या होता है लवांग किससे संबंधित है? मिल्पा और लवांग जो होता है कि किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन 20 का आपका राइट ऑप्शन होगा, जो है इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि शिफ्टिंग और कल्टीवेशन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर गेहूँ होती है, 121 का सी ऑप्शन होगा, ये राइजो वेक्टर होता है। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स गेहूँ में होता है उसे राइजो वेक्टर के नाम से हम जानते हैं, 21 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है, गोल्डन रेवोल्यूशन यानी गोल्डन क्रांति के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते होंगे कि शहद और हॉर्टिकल्चर, 22 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शहद और हॉर्टिकल्चर जो होता है गोल्डन रेवोल्यूशन के संबंधित है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइलोडी रोग किस फसल का है? फाइलोडी रोग। इसी प्रकार के पैटर्न को ध्यान में रखकर आप 2-3 दिन में रिविजन करने की कोशिश कीजिएंगे, जितना आप रिविजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है,
123 का इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन, यानी कि तिल जो होता है वह फाइलोडी रोग के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रैक्सानामी के पिता माने जाते हैं। ट्रैक्सानामी के पिता किसे माना जाता है? इसका डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। पूसा क्रांति किस्म है? पूसा क्रांति किस्म है पूसा। पूसा इसमें राइट आंसर। भाटा, भाटा जो होता है वो पूसा क्रांति किस्म है भाटा का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया था 2016 में। यूएनडीपी के अनुसार कितने वनमंडलों को क्या होता है एमपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया है? 127 का राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 7 वनमंडलों को। ठीक है। पूर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है कौन सा प्रकाश है जो पूर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है? 128 ऑप्शन डी होगा, यानी कि लाल प्रकाश। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देवदार में गर्डलिंग किस जानवर के द्वारा होता है? 129 का करेक्ट ऑप्शन होगा, 129 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि जंगली सुअर होता है जो कि गर्डलिंग जानवर द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जीवित बाड़े का उदाहरण नहीं है? जीवित बाड़े का उदाहरण नहीं है, 131 का डी होगा, यानी कि नीम जो होता है जीवित बाड़े का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हानि चराई नहीं जाती है? 132 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सी हानि चराई द्वारा नहीं होती है? चराई द्वारा नहीं होती है इसमें पूछा गया है। 132 का डी ऑप्शन होगा, यानी कि बार्क स्कॉचिंग जो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चंदन में स्पाइक बीमारी किसके द्वारा होता है? चंदन में स्पाइक जो बीमारी होता है वह फ्लाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना जब शुरू की गई थी उस वर्ष को हम जानते हैं 1973 के द्वारा। किस प्रजाति की फल की सिल्क उलन कपड़े धोने के काम आता है? 135 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अकेसिया और कांसिना जो होता है प्रजाति फल की सिल्क उलन कपड़े धोने के काम आता है। एक बंद वन के अंदर जाना क्या कहलाता है? एक बंद वन के अंदर जाना क्या कहलाता है? 136 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि अतिचार कहलाता है। ठीक है। लीनियस पद्धति के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? लीनियस पद्धति के वर्गीकरण को 127 का राइट ऑप्शन 37 का राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि योनिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। लीनियस पद्धति को योनिक्स पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी के भूरापन को और क्या कहते हैं? 138 का बी ऑप्शन होगा, बार्क स्कोचिंग के नाम से जाना जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? 139 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि अपराध पहचान और बचाव का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोपिंग कितने ऊंचाई से किया जाता है? 140 का आपका डी होगा, 140 का डी होगा, यानी कि ऑल इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। मैंग्रोव की सबसे ऊंची वंश कौन सी जाति है? मैंग्रोव की सबसे ऊंची जाति 141 का ये ऑप्शन होगा, यानी कि सोने राटिया होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोजनी परीक्षण के बाद आनुवंशिक स्तर पर श्रेष्ठ वृक्ष को निम्न में से क्या कहते हैं? 142 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा, इराइट वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है वृक्ष की ऊंचाई छाया विधि से मापने को क्या कहते हैं? 143 का आपका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि अपकरणीय विधि के नाम से जानता है। निम्न से कौन सा अदृश्य लाभ है? अदृश्य लाभ है तो इसका 144 का आपका डी होगा। पारिस्थितिक स्थायित्व जो होता है वन का अदृश्य लाभ कहा जाता है। FRI जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 145 का राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि 1906 होता है। समान आनुवंशिक गुण वाले वृक्षों को कायनिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 146 का राइट ऑप्शन यह होगा, जिसे हम कॉलोन उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? प्रथम वन अधिनियम जो है 1927 में लागू किया गया था। वह क्षेत्र जहाँ पर श्रेष्ठ फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच उत्पादन के लिए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? 148 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि बीज बगीचा कहते हैं। सागौन की सबसे खतरनाक कीट कौन होती है? 149 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि टीक डिफोल्टिएटर कहते हैं। और फाइन लाइन ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 150 का ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से हमने 150 प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से आपने अच्छे किया होगा, कम से कम आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं किस प्रकार का है। इसी प्रकार के 2-3 टेस्ट और अभी जारी किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे। थैंक यू।